हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आओ अपने पढ़ाई में विलीन होंगे। आप अपने पढ़ाई में बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, अब पढ़ाई पे बहुत ध्यान दे रहे होंगे ताकि इस बार आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में होने वाला है। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अभी सीरियसली होकर पढ़ाई करना है ताकि आपको बोर्ड में अच्छे नंबर ला सके। तो हम आपको बार बार यही सजेशन देंगे कि आप जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन कीजिए। या तो कोई यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, कोई चैनल के माध्यम से, या तो हमारे चैनल पे पढ़ रहे हैं या तो किसी और चैनल पे पढ़ रहे हैं। तो जो टीचर अभी बता रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब कि जो अभी बोल रहे हैं ना कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये सब क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसलिए विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि जो भी अभी क्वेश्चन जो भी टीचर आपको बता रहे हैं, तो वो समझिए कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में आने का पूरा चांस होगा। तो देखिए, हम आप लोगों को वही क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि बोर्ड एग्जाम में इस बार आने का पूरा उम्मीद हो। क्यों? क्योंकि कोई भी टीचर चाहता है कि हमारे बच्चे जो भी हमारे चैनल पे पढ़ रहे हैं, या तो कुछ भी, या तो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, तो हमारे बच्चा अच्छा नंबर ला सके। तो अभी तो आप हमारे चैनल पे रेगुलर अगर आप वीडियो देख रहे होंगे, तो हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, लेवल धीरे धीरे चेंज करते हैं क्यों किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। और हमेशा जो देखिए क्वेश्चन बैंक आप लोगों के पास होगा, तो क्वेश्चन बैंक में उठा के देख लीजिएगा कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन को लेवल क्या होता है ना कि धीरे स्टेज बाय स्टेज होता है। उसी प्रकार से जो क्वेश्चन हम वही बताते हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस होता है। अगर क्वेश्चन बैंक आप उठा के देखिए तो देखिएगा पीछे से भी क्वेश्चन उठाया हुआ, पीछे से ही पूछा हुआ आगे में। तो अगर मान लीजिए 2014 का क्वेश्चन हो तो 2018 ने पूछ दिया, 18 का क्वेश्चन हो 17 ने पूछ दिया है। तो ये सब क्वेश्चन क्या होता है ना कि रिपीटेड होता है। तो रिपीटेड क्वेश्चन को ही ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए और क्वेश्चन बैंक को आप लोग बनाने का जरूर प्रयास कीजिए। अभी आपका समय है तो 3 घंटा उसमें दिया हुआ रहता है टाइम टेबल के साथ। तो आप 3 घंटा में देखिए कि हम कितना बना पाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि किताबी लैंग्वेज ही बनाना है। मैथ ऐसा चीज़ है कि मैथ में आपको तो कोई चेंज नहीं करना पड़े। लेकिन अगर अदर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो लैंग्वेज अपना माध्यम से लिख सकते हैं। अगर कोई टीचर आपको पढ़ा रहे यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं तो उनको बात पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और वो अपनी भाषा में जो उसको मेन पॉइंट देखना चाहिए कि हम मेन पॉइंट क्या है, कैसे करना है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए आज हम आप लोगों को सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और 5 नंबर में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक 5 नंबर से पूछ लिया जाता है हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से पूछा जाता है, और आपदा प्रबंधन से आप जानते हैं कि 3 नंबर में फिक्स है कि पूछा जाता है, और इकोनॉमिक्स में। तो ये सब क्वेश्चन हम आप लोगों को जो भी क्वेश्चन 5 को आज हम बता रहे हैं, तो पांचों क्वेश्चन को हम इम्पॉर्टेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वही क्वेश्चन को हम बता रहे हैं बार बार कि एक ही क्वेश्चन नहीं। हमेशा हम देखिए बोर्ड एग्जाम से देखे हुए हैं कि पिछला बार पूछा हुआ है 2020 14 23 में क्या पूछा था, 2022 में क्या पूछा था। तो इस बार चांस 2024 में है जी कि कौन क्वेश्चन पूछेगा। तो वही क्वेश्चन को हम सबके एनालाइज करके देख चेक किए, उसके बाद ही हम आप लोगों को क्वेश्चन बताने का प्रयास किए हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि अंग्रेजी शिक्षा ने किस प्रकार भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्या कहने का इसका अर्थ ही है, क्वेश्चन आपको सही ऐसा ही पूछेगा, आपका सवाल हूबहू ऐसा ही रहेगा कि अंग्रेजी शिक्षा ने किस प्रकार के भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका क्या की थी, निभाई थी। तो आपको इसका आंसर क्या लिखना है। तो सबसे पहले आपको इतना पैराग्राफ तो दे दिए हैं, लिख दिए हैं, आपको समझ में नहीं आएगा सर ये तो आप बोर्ड पे लिख दिए हैं, आप हमको क्या बताइएगा, क्या समझाइएगा। तो देखिए इसमें बड़ी बात ये होता है ना कि आपको इस चीज पे ध्यान नहीं देना चाहिए कि ये क्या लिखा हुआ है हम इसको कॉपी करेंगे, ऐसा नहीं होता है। हम आपको एक बात बता रहे हैं कि जो क्वेश्चन को जो हम इंपॉर्टेंट उसको अंडरलाइन करते हैं, वो सब क्वेश्चन पे आपको वो शब्द पे ध्यान देना चाहिए, वो वर्ड पे ध्यान देना चाहिए कि इस क्वेश्चन का जो महत्वपूर्ण होता है वो क्वेश्चन अगर आपको दिमाग में जिस दिन आ गया उस दिन आप कोई क्वेश्चन को आप छोड़ नहीं पाइएगा और उसमें आपको नंबर नहीं कटने वाला है। लैंग्वेज आप अपना शब्द में लिख सकते हैं, जो कि जो मेन पॉइंट होता है क्वेश्चन का आंसर देना, वही चीज़ आप याद करिए ना, वही चीज़ ध्यान दीजिए बस, और ज़्यादा कुछ नहीं। तो अब हमको क्वेश्चन में ही कह रहा ना कि अंग्रेजी शिक्षा ने किस प्रकार का भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो अब कह रहा अंग्रेजी शिक्षा भारतीय राष्ट्रवाद में क्या करा, भारतीय राष्ट्रवाद में
महत्वपूर्ण भूमिका क्या निभाया था। तो अब हमको इतना याद करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको जो इसमें मेन पॉइंट हो जाएगा वो सब चीज़ पे ध्यान देना। चलिए हम आप लोगों को एक एक बात पॉइंट बताते हैं। सबसे पहले यहाँ लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा कि अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार के लिए, देखिए कितना सटीक पॉइंट लिखा हुआ कि अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार के कारण भी भारतीय राष्ट्रीय क्या हुआ था? विकास हुआ था। इसमें प्रगतिशील यूरोपीय विचारधारा, तो आपको याद रखना क्या कि अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार के लिए, है ना, या तो आप लिख सकते हैं प्रचार के कारण भी भारतीय राष्ट्रीयता का विकास हुआ था। तो ये सब चीज क्या करेगा? भारतीय राष्ट्रीयता का विकास हुआ था। ये सब क्वेश्चन मेन पॉइंट है, ये सब ध्यान दीजिए। अब कह रहा है ना इसमें प्रगतिशील यूरोपीय विचारधाराओं के, क्या कह रहा है ना कि इसमें यूरोपीय विचारधाराओं से और संस्थाओं के साथ साथ भारत के प्रतिबंधित वर्ग निकट, क्या करा, प्रतिबंधित जो वर्ग का निकट का संपर्क हुआ करता था, क्या जो है ना, उसको पश्चिमी राष्ट्रीय शासन प्रणाली और राजनीति को प्रभावित होकर भारतीयों को भी राष्ट्र निर्माण कराने की राजनीति संगठन कामयाब कराने की प्रेरणा, क्या करा, प्रेरणा हुआ था। तो अब ये इतना तो पढ़ लिया, आप लोगों को कहीं भी समझ में नहीं आया हुआ। कारण ही ये कारण है ना कि जब भारत के प्रतिबंधित वर्ग निकट के संपर्क के थे लोगों, उनको कहाँ ले गए थे? कहाँ कि भारतीय पश्चिमी राष्ट्रीय शासन और प्रणाली और राजनीतिक प्रभावित किए थे। क्या किए थे? उन लोग को जो क्या करा था कि प्रतिबंधित वर्ग के निकट संपर्क में आता था, उनको राजनीति को महत्व दिए, प्रभावित किए कि नहीं, हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमारे भारतीय राष्ट्रवाद में शिक्षाओं को बहुत। तो अब यहाँ कह रहा है ना कि उनको क्या किया था? राजनीति संगठन बनाए थे, कामयाबी करने के प्रेरणा दिए थे। क्या किए थे कि जब संगठन बनाए, संगठन से कामयाबी होगा, इसको प्रेरणा दिया था। अब ये ग्रहण की विदेशी विद्वानों की रचनाओं का अध्ययन किया, मतलब जो विदेश की रचना था, विदेश के बुक था, उसको क्या किया? पढ़ा। भारतीय लोगों क्या किया? पढ़ा। उसके बाद उनको विचारधाराओं पर चलने लगा कि रचनाओं का अध्ययन करने लगा। अध्ययन करने का मतलब कि जो विदेशी बुक था उसको क्या किया? अध्ययन किया। उससे प्रभावित भारतीयों ने राष्ट्रीय भावनाओं का उदय हुआ। मतलब भारतीय लोग क्या हुआ कि विदेशी बुकों को पढ़ के आप वो बात लागू अपना देश में करने के लिए चाह। अब जो भी लोग पढ़ लेगा, जो विदेशी का बुक पढ़ेगा, विदेश का बुक या कहीं का बुक अगर पढ़ेगा, अभी की बात करते हैं वर्तमान में, जो बच्चा अगर अभी शिक्षा से वंचित है, अगर वो किताब पढ़ेगा, बुक पढ़ेगा, तो उसको कहीं ना कहीं दिमाग खुल जाएगा कि हमको पढ़ के क्या करना है, कहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, या तो कौन सब्जेक्ट या कौन सा नौकरी हमको करना था, कहाँ पे कौन पढ़ाई कर रहा था। वही क्या हुआ कि भारतीय विदेशों में रचनाओं का, है ना, विदेशी विद्वानों ने रचनाओं का अध्ययन करने लगा, तो भारतीयों में भी राष्ट्रीय भावना की उदय हुआ। तो शिक्षित भारतीयों ने क्या किया? जो शिक्षित भारतीय था, जो यहाँ से पढ़ा लिखा हुआ जो भारतीय हुआ, वो क्या इटली की राष्ट्रीयता को मंत्र डस्ट मैगजीन फ्रांसीसी राजक्रांति है। क्या किया कि जो फ्रांसीसी मैगजीन और फ्रांसीसी राजक्रांति, मतलब जो फ्रांस को मैगजीन था, फ्रांसीसी बुक था, राजक्रांति के प्रशासक को, रूसों को क्या किया? रूस और मिला दिया। यादी लेखकों की रचनाओं का अनुसरण किया, मतलब जो लेखक, रूस के वैज्ञानिक, रूस के जो लेखक थे, उनको बुक क्या करने लगा? पढ़ने लगा, पढ़ के अनुशासित किया। अब कह रहा है इसमें जनतांत्रिक विचारधारा था। क्या था? जनतांत्रिक विचारधारा था, राष्ट्रीयता था, उदारवादी था और स्वतंत्रता से संबंधित विचारधारा को प्रभावित किया। भारतीयों ने क्या किया कि भारतीय लोगों ने अपना विचारधारा और अपने राष्ट्र के बारे में किया, और यहाँ पे है ना, ये किया, राष्ट्रीयता किया, उदारवाद और स्वतंत्रता से संबंधित विचारधारा को प्रभावित किया। मतलब कि अपने विचारधारा को क्या स्वतंत्र रहने का। अब अंग्रेज को गुलाम हुआ करता था, जब अंग्रेज के गुलाम हम हैं तो जो अंग्रेज कहता था उसको मानना पड़ेगा। तो जो भारतीय लोग पढ़ लिख कर क्या बुक पढ़ करके अपना ज्ञान जब हो गया, तो वो भी अब सोचने लगा कि हमें भी अब स्वतंत्र रहने का अधिकार है। तो स्वतंत्र हम कैसे रहेंगे? तो हम क्या करेंगे कि अंग्रेजों को यहाँ से क्या करेंगे? भगाएंगे। तब
जो भारतीय लोगों विदेश में जा कर के पढ़ाई कर करके अपना अब यहाँ वही चीज़ जो विदेश में लागू था वही चीज़ यहाँ अपने मतलब जनता को कहीं जागरूक करने लगा कि भाई हम लोग कैसे क्या करना है, हमको क्या रणनीति अपनानी है कि इसके। तो यहाँ देखिए कह रहा ना, स्वतंत्रता समृद्धि विचारधारा से प्रभावित भारतीयों पर गहरे डंग से पड़ गया, है ना। क्या हुआ? डंग से पड़ गया। अधिकांश राष्ट्रीय नेता जो लोग भारत से कहीं विदेश पढ़े थे वो क्या किए, वो राजनीतिक नेता के रूप में उभर के राजनीतिक नेता के रूप में उभरे और क्या किए, सभी लोगों को जागरूक करने का प्रचलन शुरू किया। यहाँ क्या करा, राजनेता प्रचलन देशों को स्वतंत्रता वातावरण तथा राष्ट्रीयता की भावना से प्रभावित किए। क्या किए कि अपना देशों में स्वतंत्रता का वातावरण का राष्ट्रीयता का भावनाओं को प्रभावित किए। मतलब क्या किए, जो पढ़ लिख के जो लोग आए वो क्या किए, सभी भारतीयों को कहने लगा कि नहीं हम लोग भी स्वतंत्र रह सकते हैं, स्वतंत्रता रहने का अधिकार है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम आप लोगों को मदद करेंगे, आप हमें मदद कीजिए। ठीक है, तो ये प्रभावित हुए थे। अब कह रहा पश्चिमी शिक्षा की नई शराब का उन पर गहरा नशा था। कह रहा है ना, जो पश्चिमी शिक्षा की नई शराब का उन पर नशा पड़ा गया। नशा कहने का मतलब कि शराब पीना नहीं, शराब पीना इसमें नहीं। कह रहा है कि क्या कि शिक्षा की नई शराब, मतलब जो शिक्षा ग्रहण करने का उनको क्या हुआ, एक शराब की नशा की तरह लग गया कि नहीं अब जो हम लोग पढ़ाई करें, पढ़ लिख के हम भारतीय लोगों विदेश से कर रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, हम अपना भारत को ही आज़ाद करवाएंगे, हम अपना ये सब क्या करेंगे, भारतीय लोगों को बताएंगे और जागरूक करेंगे। तब यहाँ से क्या होगा, हमारे नई शिक्षा नीति, अंग्रेजी शिक्षा नीति को हटा करके हमारे भारतीय शिक्षा नीति लागू करेंगे। इसका यही तात्पर्य था। तो अगर इतना बात हम बोले आपको समझाए, तो अगर इसमें से अगर 10% भी आपको याद होगा, याद रह जाएगा, अगर दिमाग में हो जाएगा, तो आप वहाँ क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। अगर इतना लिख देते हैं जो इसका मेन पॉइंट है, तो आपको नंबर नहीं कट पाएगा। चलिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि संघीय व्यवस्था और राष्ट्रीय एकता के मूल्यों के संवर्धन में किस प्रकार सहायक होती है। क्वेश्चन समझिएगा, कह रहा है ना, संघीय व्यवस्था में राष्ट्रीयता एकता के मूल्यों के संवर्धन में किस प्रकार से सहायक होती है। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि संघीय व्यवस्था क्या होता है, राष्ट्रीय एकता क्या होता है और संवर्धन में किस प्रकार की सहायता करता है। तो अब हम जानते हैं संघीय व्यवस्था मतलब कि कहीं पे अगर आप एक दोस्त के साथ या एक दोस्त हैं, आप अकेले हैं, वहाँ पे आपको 4 दोस्त अगर आ जाता है, तो ये कि क्या हो गया, एक संघीय, ये क्या हो गया, व्यवस्था हो गया। अगर आपको कहीं जाने का प्रोग्राम हो या तो कहीं पे कुछ खेलने का प्रोग्राम हो, तो ये क्या अकेले खेल सकते नहीं, एक संघ के साथ खेलते हैं। तो संघीय का एक छोटा मोटा अगर हम समझाने का प्रयास किए हैं कि ये होता है। अब कह रहा राष्ट्रीय एकता। तो राष्ट्रीय एकता कहने के मतलब कि हमारे भारतीय लोग अगर बात कर लेते हैं कि हम एक छोटा सा, आप कहीं पढ़ाई कर रहे हैं कोई स्कूल में, तो जब एक विद्यार्थी जो कर सकता है, अगर सारा विद्यार्थी उसी काम को करेंगे तो क्या होगा, मेरा विद्यालय के जो भी साफ सफाई कुछ भी हो, तो ये और क्या हो जाएगा, विकास तेजी से हो जाएगा, काम और तेजी। उसी प्रकार से राष्ट्रीय एकता की बात करता है, तो भारत में जितने भी भारतीय लोग हो, अगर एक साथ अगर एकता बना के रहेगा तो कहीं भी कोई भी समस्या को निदान कर सकता है। तो उसी प्रकार से ये क्वेश्चन कहने का तात्पर्य है कि संघीय व्यवस्था और राष्ट्रीय एकता के मूल्यों के संवर्धन में किस प्रकार के सहायक है। अब हम बात कर लेते हैं, तो कह रहा भारत में संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। क्या हुआ था कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है संविधान की रचना करते समय। क्या किया है कि संविधान की रचना करते समय इनकी क्या किया गया है, रचना करते समय कि इसका संविधान में संघीय शासन व्यवस्था को रचना किया गया है। तो हमारे राष्ट्रीय नेता देश की एकता के प्रति चिंतित थे। क्या थे, हमारे देश के जो नेता हुआ करते थे वो क्या था, देश के लिए क्या थे, चिंतित थे प्रति। अब कह रहा है हमारी ऐतिहासिक और भौगोलिक परिस्थितियों में, क्या रहा है, हमारे देश के ऐतिहासिक और भौगोलिक परिस्थितियों में क्या हुआ थे, हमें संघीय व्यवस्था
अपनाने के लिए बाध्य किए थे। क्या किए थे कि हम लोग जब हमारी ऐतिहासिक घटना, भौगोलिक परिस्थिति में भी हम संघीय व्यवस्था को क्या किए थे, अपनाने का प्रयास किए थे। ठीक है, यदि आज़ादी के प्रारंभ से ही हमारी संघीय व्यवस्था की नींव कमजोर होती होती अब कहने का इसका अर्थ है कि हमारी संघीय जो व्यवस्था थी उसका नींव क्या नींव रखे थे, कमजोर नहीं तो होते। ठीक है, अब यहाँ करा होते थे तो राष्ट्रीय एकता खतरे में पड़ जाती। मतलब जब हम हमारे देश का संघीय व्यवस्था को अपनाने के लिए कम नींव पड़ता तो हमारा ये संघीय व्यवस्था क्या हो जाता, कमजोर हो जाता, राष्ट्रीय एकता के खतरे में पड़ जाता। ये क्या होता कि राष्ट्रीय एकता होने में ये खतरा पड़ जाता। अब करा उस समय देश के विभाजन के कारण ही जातीय, धार्मिक और सांप्रदायिक क्या करा, जातीय और सांप्रदायिक क्या करा, जातीय और सांप्रदायिक उम्मीदवाद, ये क्षेत्रवाद प्रभावना को चरम पर थी। स्वतंत्रता जब हमारे देश में जाति, धार्मिक पे, असंप्रदायिक पे लोगों पर क्या हुआ था, एक तरह से उन्मूलन, क्षेत्रीयवाद का भावना का चरम सीमा पर स्थित था। ऐसे में विकट परिस्थिति में क्या हुए थे, विकट परिस्थिति में मजबूत संघीय व्यवस्था की स्थापना कर ली गई थी, है ना। क्या हुआ था, जब हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था था तो क्या हुआ था, जब मजबूत के साथ क्या हुआ था, चरम सीमा पर हमारे यहाँ पड़ गए थे, लेकिन फिर भी इस परिस्थिति में मजबूत संघीय व्यवस्था ने स्थापना कर ही दिया। तो इसमें सांप्रदायिक संभाववाद है ना कामयाब रखा गया, एकता तथा ताकि देशों में एकता का अखंडता सुनिश्चित कर पाए। तो ये भी आपको क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो संघीय व्यवस्था राष्ट्रीय एकता के उन्मूलन को संदर्भ में क्या तात्पर्य है, तो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों को जो भी हम बता रहे हैं, जो आप ये नहीं कर रहे हैं कि ये पूरा लेक्चर ही आप लोग को याद करना होगा, ऐसा नहीं है। जो बात को हम बोल रहे हैं उस बातों को अमल कीजिए, आप ध्यान दीजिए। तो कौन सा बात को हम इम्पोर्टेंट माने वो लिखें कि वो मेरा नंबर अच्छा आ सके। चलिए, अब यहाँ कह रहा है कि कोर बैंक प्रणाली से आपका क्या अभिप्राय है। तो आपको कोर बैंकिंग के बारे में आप जानते हैं कि कोर बैंकिंग प्रणाली से आपका अभिप्राय क्या है। तो कोर बैंकिंग किसको बोलेंगे, तो कोर बैंकिंग की हम बात करते हैं तो कह रहा है ना कि बैंक के सभी शाखाओं को इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे को जोड़ने की व्यवस्था को हम कोर या सिस्टम कहलाती है। क्या कहलाती है, सिस्टम या कोर कहलाती है। कह रहा है ना कि बैंक के सभी शाखाओं को इंटरनेट के माध्यम से दूसरे को जोड़ना, क्या कह रहा है, कुछ समझिएगा कि बैंक के सभी शाखाओं को इंटरनेट के माध्यम से दूसरे को जोड़ना या व्यवस्थित करना कोर बैंकिंग या सिस्टम कहलाता है। ठीक है, जैसे हम बात कर लेते हैं तो कोर बैंकिंग ग्राहकों को अपने बैंक खाता का उपयोग, है ना, उपयोग जैसे सदामस शाखा कार्यालय में किसी भी बुनियादी लेन देन प्रदर्शन कर सकता है, जहां इंटरनेट और बैंकिंग शाखाओं के एक समूह द्वारा उपलब्ध कराई गई हो बैंकिंग सेवा। जैसे अगर अभी हम बात करते हैं तो आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो भी पैसा अगर चला रहे हैं तो एक प्रकार से ये क्या रहा है, कोर बैंकिंग में आ जाएगा। क्या कह रहा है ना कि बैंक के सभी शाखाओं को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना, है ना, एक दूसरे की जोड़ना व्यवस्था को कोर बैंकिंग कहलाते हैं। जैसे बैंकिंग ग्राहकों को अपने बैंक खाता का उपयोग करके दूसरे सदस्य की शाखा के कार्यालय की जरूरत नहीं पड़ता है, यह बुनियादी लेन देन प्रदर्शित कर सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जितना भी ये सब है, अब क्या करते हैं, बैंक में जाते हैं पैसा देने के लिए या बैंक से पैसा निकालते हैं, आप लोग नहीं निकालते हैं। क्या करते हैं कि आप पैसा को हम इंटरनेट के माध्यम से हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो वही कोर बैंकिंग कहलाती है, द्वारा उपलब्ध कराई गई एक बैंकिंग सेवाएं हैं। तो एक प्रकार के ये क्या है, एक बैंकिंग सेवाएं ही है। चलिए, अब यहाँ पे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत विकास की अवधारणा की व्यवस्थित कीजिए, व्याख्या कीजिए। कह रहा है ना, सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो सतत विकास की क्या कह रहा है, अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो हम बात करते हैं सतत विकास की अवधारणाओं की व्याख्या करने की बात, तो हम लिखेंगे कि सतत विकास की वह रणनीति है जो प्राकृतिक संसाधनों
एवं पर्यावरण की क्षति पहुंचाए बगैर वर्तमान एवं भावी दोनों पीढ़ियों को कल्याण को, है ना, कहने का इसका यह अर्थ है कि सतत विकास, विकास की वह रणनीति जो प्रत्येक संसाधन को एवं पर्यावरण को की क्षति पहुंचाए, क्या कर रहा है, क्षति पहुंचाए बगैर वर्तमान एवं भावी दोनों पीढ़ियों के कल्याण के अधिकतम, क्या कर रहा है, अधिकतम बनती है। इसके अंतर्गत दीर्घकालीन विकास, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ तक ही, कारण है कि विकास की वह रणनीति जो प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बगैर वर्तमान एवं भावी दोनों पीढ़ियों को, कहने का ये अर्थ है कि जो प्राकृतिक है, तो आप लोग समझ रहे हैं कि प्राकृतिक, अब बात कर लेते हैं हवा, तो एक प्राकृतिक संसाधन जैसे तेल को, पर्यावरण को बगैर क्षति पहुंचाए, क्या इस लोग के क्या करना चाहिए, सतत विकास में ये सब के क्या होता है कि क्षति नहीं पहुंचना चाहिए, बगैर वर्तमान भावी दोनों पीढ़ियों को कल्याण, क्या करा, कल्याण करे, यह अधिकतम बनती है। इसके अंतर्गत दीर्घकालीन विकास एवं कल्याण पर ध्यान दिया जाता है। इसमें वर्तमान पीढ़ी पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ताकि भविष्य में भावी की आवश्यकता की पूरी की जा सके। अब अगर मान लिया जाए कि आपको संसाधन या प्राकृतिक या पर्यावरण पर अगर भविष्य में अगर अभी दिक्कत होगा या तो कुछ घटेगा ये सब चीज़, तो भविष्य में क्या होगा, इस पर बहुत प्रभावित होगा। तो ये सब पर आवश्यकता नहीं पड़ता है सतत विकास की अवधारणा से, ठीक है। अब यहाँ करा सतत विकास के निम्न सिद्धांत है, इनको सिद्धांतों है, तो सतत विकास की कौन कौन सी सिद्धांत है उनको जान लेते हैं। तो इसको जानते हैं, जीवन के सभी रूपों का आधार देखभाल करना, क्या होता है, जीवन के सभी रूपों को आधार और देखभाल करना, यही तो है ना। दूसरा कर रहा है कि मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, ये भी है एक पर, ये भी सतत विकास ही में आएगा। जैसे प्राकृतिक हो गया, पर्यावरण हो गया, संसाधन हो गया, तो हमारे विकास और वृद्धि के लिए हमें क्या चीज़ की जरूरत पड़ता है, तो हमें प्राकृतिक की जरूरत पड़ती ही है। जैसे सूर्य के प्रकाश एक प्राकृतिक है, संसाधन तो हमें जो खाते हैं, जो उपजाते हैं वो एक प्रकार के संसाधन, या तो तेल हो गया, गैस हो गया, ये सब क्या है, संसाधन है। पर्यावरण, तो अब हमारे पर्यावरण ही नहीं रहेंगे तो ये कहाँ से होगा। तो इसी प्रकार से सतत विकास के कुछ सिद्धांत है कि जीवन के सभी रूपों का आधार और दोष देखभाल करना, मानव में जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा देना। अब कह रहा है पृथ्वी को जीवन शक्ति और विविधता को संरक्षण करना। अब यहाँ पे ये आ जाएगा कि पृथ्वी की जीवन शक्ति, तो पृथ्वी की जीवन शक्ति भी तो यही चीज है, प्राकृतिक और संसाधन और पर्यावरण से ही है ना। अब यहाँ आ रहा है चौथा कि प्राकृतिक संसाधनों को ह्रास को कम करना, क्या करना, प्राकृतिक संसाधनों को ह्रास को क्या करना, कम करना। और पांचवा में लिख देंगे पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना। क्या करा है, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहारों को अभ्यासों में परिवर्तन लाना ही है, सतत विकास के ही होता है कारण। अब छठा की बात करते हैं, तो समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने के योग बनता है। क्या बनता है कि समुदाय को अपने पर्यावरण को देखभाल करने के लिए योग बनता है। तो ये क्या हो जाएगा, सतत विकास को अवधारणा की व्याख्या करना। तो आपको ये भी सवाल पूछा जाएगा कि सतत विकास किसे कहते हैं, इसके प्रमुख कारण बताइए। तो अगर आप इतना भी लिख देंगे तो आपको मिल जाएगा 5 नंबर, या तो 5 नंबर में पूछ ली या तो 3 नंबर में, लेकिन 5 नंबर में पूछता है तो अच्छी बात है, अगर 3 नंबर में पूछे तो भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 5वां क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जो कि आप जानते हैं कि आपदा प्रबंधन से आपको हमेशा 5 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 नंबर के 2 पूछ लिया जाता है, या तो एक 3 नंबर के पूछ लेगा, एक 2 नंबर के पूछेगा, लेकिन ये श्योरली है कि आपको 5 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन रखना ही है, निश्चित रहिए। तो चलिए, ये क्वेश्चन आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन है, और इस बार 2023 में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 22 में नहीं पूछा गया, तो उम्मीद है कि 2024 में ये क्वेश्चन पूछने का पूरा चांसेस बन जाता है। तो चलिए, कह ना, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा में क्या अंतर है। कह रहा एक प्राकृतिक आपदा, एगो मानव जनित आपदा। तो प्राकृतिक आपदा को हम क्या बोलेंगे, अगर बात हम करें, एक बात समझाना चाहें तो आप जान लीजिए, प्राकृतिक आपदा जो प्रकृति के द्वारा होता है उसे हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे भूकंप आना एक प्राकृतिक आपदा है।
अगर बाढ़ आना एक ये क्या है, एक प्राकृतिक आपदा ही में ही आएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि मानव जनित आपदा। तो मानव जनित आपदा रेल दुर्घटना या मार्ग दुर्घटना, अब आतंकवाद की महामारी, ये एक प्रकार के क्या है, ये सब है जो मानव जनित आपदा है। ये जो क्वेश्चन प्राकृतिक आपदा, तो प्राकृतिक आपदा में आ जाएगा कि भूकंप आना, बाढ़ आना, सुखाड़ हो जाना, है ना, सुनामी आना, भूखंड होना, चक्रवात आना, ये सब क्या है, एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। तो चलिए, आपको तो ये समझ में आ गया। तो हम समझ लेते हैं कि प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा से हम क्या जानते हैं। तो बात कर लेते हैं। तो प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा निम्न प्रकार के हैं, या तो निम्नलिखित प्रकार के हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले समझ लेते हैं प्राकृतिक आपदा कहेंगे किसे। हमारे वातावरण में, क्वेश्चन इसमें अगर प्राकृतिक आपदा की परिभाषित करेंगे तो हम लिखेंगे हमारे वातावरण में घटित होने वाली वैसी घटनाएं जो प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होती है, उसे हमें प्राकृतिक आपदा कहेंगे। क्वेश्चन फिर से समझिएगा, कह रहा हमारे वातावरण में घटित होने वाली वैसी घटनाएं जो प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होती है, उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक आपदा बोलेंगे। फिर से समझिए, कह रहा है ना हमारे वातावरण में, क्या कह रहा है, हमारे वातावरण में घटित होने वाली वैसी घटनाएं जो प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होती है, उसे हम प्राकृतिक आपदा कहेंगे। जैसे हम बात कर लेते हैं, जैसे में भूकंप आ गया, बाढ़ हो गया, सुखाड़ हो गया, है ना, सुनामी आना और चक्रवात आना, एक क्या है, एक प्राकृतिक आपदा ही है। चलिए, अब हम मानव जनित आपदा की बात कर लेते हैं। तो मानव जनित आपदा को परिभाषित कैसे करेंगे, लिखेंगे हम इनको कि वैसी घटनाएं जिसकी उत्पत्ति मानवीय, क्या कर रहा है, वैसी घटनाएं जिनकी उत्पत्ति मानवीय कारणों से, जिसके घटित होने के फलस्वरूप अधिक संख्या में मानवों की हानि पहुंचती है, उसे मानव जनित आपदा कहेंगे। तो जैसे हम बात कर लेते हैं, फिर से एक बार आपको समझा परिभाषा बताते हैं। कह रहा है ना कि वैसी घटनाएं जिसको उत्पादित में मानवों को, क्या कर रहा है, मानवीय कारणों को, जिसके घटित होने के फलस्वरूप अधिक संख्या में मानवों को क्या होता है, हानि पहुंचती है, उसे हमें मानव जनित आपदा कहेंगे। जैसे बात हम कर लेते हैं, अभी कोरोना महामारी आया था, तो ये क्या है, एक मानव जनित आपदा है, एक मानव जनित आपदा है। अब बात करते हैं युद्ध। युद्ध क्या होता है, एक मानव जनित आपदा होता है। युद्ध में क्या प्रकृति का कोई है नहीं, ये क्या होता है, एक मानव दूसरे मानव से युद्ध होता है, या तो एक देश